गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हम पढ़ रहे हैं और हमारा सेकंड चैप्टर चला हुआ है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। उसके हमने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज आपके बीच उपस्थित है 9th लेक्चर में। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। देखो, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी धारिता क्या होती है वो हमने अच्छे से पढ़ ली है। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालेंगे, लेकिन कब? जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो देखो, इसका डायग्राम समझो। सबसे पहले ये हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये इसकी एक्स प्लेट है और ये इसकी वाई प्लेट है। इसका एक सिरा हमने किसी चालक से कनेक्ट कर दिया, विद्युत से कनेक्ट कर दिया, और दूसरा सिरा हमने पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया। ये इस तरह का सिंबल किसका होता है? पृथ्वी का सिंबल। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। और इन दोनों प्लेटों के बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ की कोई पट्टी रख दी, और उस पट्टी की जो चौड़ाई है, जो डिस्टेंस है, वो स्मॉल टी हमने लेट कर लिया है। यहाँ पे हमने टी मान ली है। तो हमें ये बताना है कि इसकी टोटल धारिता कितनी होगी। देखो, सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि मान लीजिए हमारे पास कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसमें x और y दो प्लेट है जिनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, ठीक है ना। उसके बीच में हमने कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी, जैसे कांच की पट्टी हो सकती है जिसकी चौड़ाई क्या है? स्मॉल t है। तो इन दोनों के कारण हम धारिता फाइंड कर सकते हैं। तो देखो कैसे। एक चीज पे ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस कितनी है? d है ना, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? t। अगर हम बात करें इस डिस्टेंस की, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो ये कैसे पता चलेगी? टोटल डिस्टेंस में से ये बीच वाली डिस्टेंस माइनस कर लो, तो टोटल तो कितनी है? d है ना, और बीच वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी? t। तो d माइनस टी बचेगी। समझ पा रहे हो बात? तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो है वायु वाली कंडीशन और दूसरी है इस परावैद्युत पदार्थ की जो भी पट्टी रखी है, जो भी टुकड़ा रखा है उसकी बात। तो दोनों में हम वैल्यू निकाल के चलेंगे, तब इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखो समझते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी समझो। माना x तथा y समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं। बात क्लियर है ना? x और y समांतर प्लेट संधारित्र की कितनी प्लेटें हैं? दो प्लेटें, जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। करेक्ट है बात? तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A। माना दोनों प्लेटों के बीच में किसी परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच की पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल K तथा मोटाई स्मॉल t है। मोटाई कह सकते हो या इसकी डिस्टेंस कह सकते हो, चौड़ाई कह सकते हो। तब प्लेटों के बीच में वायु में दूरी d माइनस टी होगी। वायु में दूरी क्या होगी? d माइनस टी। बताया है ना आपको? जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है? t, और टोटल कितनी है? d। तो जो बीच में जगह बचेगी उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? टोटल में से जो हमारे पास है वो माइनस कर दो, मतलब d माइनस टी होगी। अब देखो, अतः प्लेटों के बीच में वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर बात वायु की हो तो हम क्या यूज करते हैं? नोट। तो E नोट होगा या E0 भी बोल सकते हो आप इसको। तो E नोट इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। देखो आपको ये तो फॉर्मूला पता होगा, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन A, और एप्सिलॉन नोट सेम रखो। अब ये इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट। ये यहाँ पे k की वैल्यू 1 है, मतलब वायु यहाँ पे मीडियम है, तो वायु के लिए तो k का मान 1 होगा। अगर कोई मीडियम होता तो यहाँ पे हम k कोई कांस्टेंट भी ले लेते, ठीक है ना। ये आपके समझने के लिए है, इसको डेरिवेशन में मत लिखना, चाहो तो लिख भी सकते हो। अब देखो, परावैद्युत पट्टी में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम परावैद्युत पट्टी में देखेंगे कितना वैद्युत क्षेत्र है। तो E इज इक्वल टू Q अपॉन A के एप्सिलॉन नोट।
क्योंकि परावैद्युत पदार्थ की पट्टी का कोई K क्या था, परावैद्युतांक था। तो E0 और E हमने फाइंड कर लिया। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, यदि प्लेटों के बीच कुल विभवांतर कैपिटल V हो तब सूत्र V इक्वल टू ED से, देखो V बराबर क्या होता है, ED, और V बराबर EL भी होता है। डिस्टेंस L है तो EL कर दो, डिस्टेंस D है तो ED कर दो। अब देखो हमें कुल विभव फाइंड करना है, कुल विभवांतर देखना है कितना होगा, तो इसका भी चेक कर लो और जो वायु के बीच में है उस वायु का भी चेक कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, V इज इक्वल टू, देखो ये तो है E, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट क्या होगा, E, और डिस्टेंस क्या है D माइनस टी, तो ED हुआ है, ये क्या हुआ है, ED। ये वाला तो क्या होगा E, और D माइनस टी क्या है D। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है और वायु में डिस्टेंस है ये, तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज विभवांतर। अब प्लस ये तो वायु में था विभवांतर, अब हम क्या चेक करेंगे, जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में था, तो Q अपॉन A के एप्सिलॉन नोट, ये तो क्या थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और T क्या थी, उसकी चौड़ाई। तो ये तो है वायु में विभवांतर, और ये विभवांतर कहाँ पे है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में। तो ये वाला विभवांतर प्लस ये वाला विभवांतर इज इक्वल टू टोटल विभवांतर। अब बात समझ में आ गई आपके। अब देखो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट कॉमन है, तो कॉमन है तो बाहर निकाल दो, यहाँ से क्या बचेगा, D माइनस टी, D माइनस टी जो बचेगा उसको लिख दो यहाँ पे। अब प्लस देखो ऊपर से क्या बचेगा T, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ K बचेगा। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। हमारे पास ये है कुल विभवांतर। अब देखो विभवांतर थोड़ी निकालना है हमें क्या निकालना है, धारिता। अब देखो आपको ये फॉर्मूला कई बार बताया जा चुका है, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो एक काम करो, Q को तो रख लो सेम, और बटे में V है ना, तो बटे लगा के जो ये वाली V की वैल्यू हमने फाइंड की, ये वाली बटे में रख दो, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। अब ध्यान से देखो Q से Q कैंसिल हो गया वन टाइम। अब जो A एप्सिलॉन नोट है ना, वो बटे के भी बटे में है, ऊपर चला जाएगा, A एप्सिलॉन नोट तो ऊपर चला गया, अपॉन में क्या रह जाएगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन K। तो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। इस तरीके से हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल सकते हैं। कब, जब उसकी प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। बात समझ में आ गई। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संधारित्रों का संयोजन। जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि प्रतिरोध होते थे, हम उनको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में ऐड करते थे। श्रेणी क्रम का अलग फॉर्मूला था और समांतर क्रम का अलग फॉर्मूला है। ठीक उसी तरीके से हम संधारित्रों का संयोजन करेंगे। संधारित्रों का संयोजन हम दो तरीके से कर सकते हैं, नंबर 1 श्रेणी क्रम और नंबर 2 समांतर क्रम। सबसे पहले आपको फोकस करना है डायग्राम पे। देखो ये तो होता है हमारा श्रेणी क्रम और ये वाला होता है हमारा समांतर क्रम। पहले तो आपको इस बात को समझना है कि श्रेणी क्रम कैसे होता है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने ये समझ लिया कि श्रेणी क्रम में कैसे होते हैं और समांतर क्रम में कैसे। देखो ये हमारा पहला संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट है और ये इसकी दूसरी प्लेट। ये हमारा दूसरा संधारित्र है, ये इसकी पहली प्लेट और ये इसकी दूसरी प्लेट। ये तीसरा संधारित्र है, ये पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी। अगर देख लो आप चेक करके, ये हमारा पहला संधारित्र है, इसकी तो दूसरी प्लेट, ये हमारा दूसरा संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट अगर आपस में कनेक्ट है तो जो ये क्रम होगा वो श्रेणी क्रम होगा। जैसे कि आप इनमें दोनों में भी देख सकते हो, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से कनेक्ट है, इसकी दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से कनेक्ट है, तो ये सीरीज बनती जा रही है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये वाली प्लेट विद्युत स्रोत से कनेक्ट है और ये वाली पृथ्वी से कनेक्ट है, ये जो बी सिरा है इसका। अब
वहाँ पे देखो ये हमारा पहला संधारित्र, ये दूसरा और ये तीसरा, ये इसकी पहली प्लेट, ये इसकी पहली प्लेट और ये इसकी पहली प्लेट। एक ऐसा क्रम जिसमें संधारित्रों के पहले सिरे, ये पहला सिरा, ये पहला सिरा और ये पहला सिरा किसी एक ही सिरे से कनेक्ट हो, किसी एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो, तथा दूसरे सिरे, ये दूसरे सिरे है ना, किसी दूसरे से कनेक्ट हो, तब हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, पहले संधारित्र का दूसरा और दूसरे संधारित्र का पहला अगर आपस में जुड़े होंगे तो क्या बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब श्रेणी क्रम। और अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी संधारित्र आपके पास हो, अगर उनके पहले पहले सिरे किसी एक सिरे से कनेक्ट हो और उनके दूसरे दूसरे सिरे किसी दूसरे सिरे से कनेक्ट हो, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, मतलब समांतर क्रम। अब देखो इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आपने 10th क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा इसको। जो हमारा श्रेणी क्रम होता है इसमें आवेश समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। और अगर हम बात करें समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होता है लेकिन विभवांतर सभी जगह समान होता है। अब देखो हमने क्या क्या किया हुआ है इसमें। ये हमारे पास पहला संधारित्र था जिसकी धारिता थी C1। इस पे चार्ज इधर प्लस Q है, इधर माइनस Q। एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित, तो यहाँ पे प्लस Q माइनस Q। फिर तीसरी प्लेट की बात करें, प्लस Q माइनस Q। तो जैसे ये हमारा पहला संधारित्र है, इसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव Q और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव Q। दूसरे संधारित्र में आप चेक कर सकते हैं पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q, और ठीक इसी तरह से पॉजिटिव Q और नेगेटिव Q। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि सेम चार्ज है, आवेश क्या है? समान है। क्यों आवेश समान है? क्योंकि ये श्रेणी क्रम है। अगर यहाँ पे आवेश समान है तो विभवांतर अलग अलग है, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है। अब आप इसमें देखिए क्या चेंज है। ये हमारे समांतर क्रम में 3 संधारित्र है, यहाँ पे Q1 और माइनस Q1, Q2 और माइनस Q2, Q3 और माइनस Q3। तो यहाँ पे आवेश हमारे अलग अलग है लेकिन विभवांतर क्या है? यहाँ पे समान है। यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है और यहाँ पे भी V है। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे V1, V2 और V3 है, तो टोटल कितना हुआ? V। अब इन्हीं की हेल्प से हम इस डेरिवेशन को प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे। पहले संधारित्र पर विभव, पहले संधारित्र पर विभव। देखो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ठीक है ना, फॉर्मूला ये तो होता है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो पहले पे है V1, तो V1 इज इक्वल टू होगा Q अपॉन C1। ठीक है ना, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1। चार्ज तो Q ही है लेकिन धारिता कितनी है इसकी? C1। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे लिख लो दूसरे संधारित्र पर, दूसरे संधारित्र पर विभव। दूसरे संधारित्र पर विभवांतर देखो कितना होगा, उसको V2 लेट कर सकते हो, तो V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 होगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तीसरे पे देखो, तीसरे संधारित्र पर, तीसरे संधारित्र पर विभवांतर, तो क्या होगा? V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो हमने अलग अलग फाइंड कर लिया कि पहले पे कितना है, दूसरे पे कितना है और तीसरे पे कितना है। तो V1, V2, V3 की वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है ना, अब टोटल कितना है? V है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की वैल्यू क्या होती है? Q अपॉन C इज इक्वल टू V1 की जगह पे हम क्या रखेंगे? Q अपॉन C1 प्लस V2 की जगह पे Q अपॉन C2 और V3 की जगह पे Q अपॉन C3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सिर्फ V1, V2, V3 की वैल्यू हमने पुट की है। अब देखो Q अपॉन C इज इक्वल टू
यहाँ से आपको Q कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो Q कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है ना। अब आप एक काम करो, Q से Q कैंसिल कर दो, ठीक है, वन टाइम, तो क्या बचेगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा श्रेणी क्रम का। अगर आपको ध्यान है तो जो श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध ऐड करते थे उसमें डायरेक्ट था फॉर्मूला कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पे इनवर्स है, मतलब उल्टा कर करके जुड़ा है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब देखो जो ये हमारा समांतर क्रम है इसमें क्या अलग अलग है, इसमें आवेश अलग अलग है, Q1 Q2 Q3। तो जो ये आवेश है Q1 Q2 Q3 हम इनका टोटल फाइंड करेंगे। अब देखो कैसे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले संधारित्र पर आवेश, पहले संधारित्र पर आवेश, और कौन से फॉर्मूले से निकाल लेंगे, सूत्र Q बराबर CV से, ठीक है ना। Q बराबर क्या होता है CV, तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा C1 और V होगा, C1 और क्या होगा V1 नहीं होगा, ना V2 होगा ना V3, क्यों, क्योंकि तीनों पे सेम विभव है V। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लो। अब दूसरे संधारित्र पर आवेश, दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2 इज इक्वल टू C2V। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर सकते हो। अब तीसरे पे आवेश फाइंड करो, यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरे संधारित्र पर आवेश, तीसरे संधारित्र पर आवेश, देखो क्या होगा Q3 इज इक्वल टू C3V होगा ना, तो इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर सकते हो। अब देखो पहले दूसरे और तीसरे तीनों संधारित्र पर हमने क्या फाइंड किया, आवेश की मात्रा फाइंड की। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे हम कुल आवेश, कुल आवेश Q मान सकते हो, तो Q किसके इक्वल होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल। अब Q की जगह पे तो लिख दो CV इज इक्वल टू जो Q1 है ना, Q1 की जगह पे लिखोगे C1V प्लस Q2 की जगह पे क्या लिखोगे C2V और प्लस Q3 की जगह पे क्या लिखोगे C3V, ठीक है ना बात। अब एक काम और कर लो, V कॉमन ले लो इधर से, तो CV इज इक्वल टू V जब कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस क्या बचेगा C3 बचेगा। अब V से V कैंसिल कर लो, तो क्या होगा यहाँ से C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। आई बात समझ में। तो इस फॉर्मूले को आप यूज करते हो समांतर क्रम में, ठीक है ना। अभी हमने ये सीखा कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम का आपको फॉर्मूला क्या मिला है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और जो हमारे पास समांतर क्रम है इसका फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना और अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेना। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।